विपणन के कार्य या विपणन विभाग के कार्य, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग फंक्शंस। विपणन के कार्य जो सार्वभौमिक है, जो सभी स्थानों पर काम में लिया जा सकता है, वो निम्नलिखित है, जिनको 6 भागों में ऊपर बांट सकते हैं। पहला, बाजार विश्लेषण कार्य। दूसरा, विपणन संचार कार्य। तीसरा, बाजार वर्गीकरण या विभक्तीकरण कार्य। चौथा, वस्तु विविधीकरण कार्य। पांचवा, मूल्यांकन कार्य। और छठा, विनिमय कार्य। अब है पहला, बाजार विश्लेषण कार्य, द मार्केट एनालिसिस फंक्शन। विपणन कार्यों का प्रारंभ बाजार विश्लेषण के साथ ही होता है। बाजार विश्लेषण करके विपणन प्रबंधक अपने भावी बाजार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करता है। इसके द्वारा विपणन प्रबंधक अपने ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में वस्तु की मांग में पूर्ति का अध्ययन भी बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। बाजार विश्लेषण के माध्यम से विपणन प्रबंधक ये भी ज्ञात कर सकता है कि उसके भावी ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का अध्ययन करने, बाजार वातावरण का अध्ययन करने, ग्राहकों की क्रय शक्ति और क्रय उद्देश्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बाजार विश्लेषण करना परम आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाजार विश्लेषण करके विपणन प्रबंधक बाजार की विद्यमान स्थिति, ग्राहकों स्थिति आदि का पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है विपणन संचार कार्य। संचार कार्य विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विपणन कार्य की सफलता इस कार्य के बिना संदिग्ध ही रहती है। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपनी संस्था में कुशल व विपणन संचार व्यवस्था करनी होती है। विपणन संचार के लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रय कला, प्रचार, विपणन अनुसंधान, सुझाव आदि महत्वपूर्ण साधन है। इन साधनों से द्विमार्ग के संचार की व्यवस्था की जा सकती है। विज्ञापन, विक्रय कला, प्रचार आदि से संस्था अपने विद्यमान भावी ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाती है, जबकि सुझाव तथा विपणन अनुसंधान आदि के माध्यम से ग्राहक वस्तु के बारे में अपने विचार तथा शिकायतें संस्था तक पहुंचाते हैं। विपणन प्रबंधक इसलिए इन सब साधनों का उपयोग करके द्विमार्ग के संचार की व्यवस्था करता है। बाजार वर्गीकरण या विभक्तीकरण कार्य, मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन। कोई भी संस्था अपनी किसी एक ही वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। कोई भी संस्था सभी थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों, पूर्तिकर्ताओं आदि की आवश्यकताएं पूर्ति भी नहीं कर सकती है। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का ही चुनाव करना चाहिए तथा उन्हीं ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे संस्था की सफलता में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार संपूर्ण बाजार में ग्राहकों का पता लगाकर उनके समान प्रकार की आवश्यकताएं, विशेषताएं, इच्छाओं, रुचियों के अनुसार समूह या उप बाजारों में ग्रुप या सब ग्रुप में बांट दिया जाता है। ग्रुप या सब मार्केट के अनुसार वर्गीकरण करना ही बाजार वर्गीकरण है। कोई भी संस्था इन समूह या उप बाजारों का ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं आदि को संतुष्ट करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकती है। बाजार वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर ग्राहक वर्गीकरण बहुत आसानी से किया जा सकता है। व्यक्तिगत तत्वों यथा आय, आयु, शिक्षा, पारिवारिक आकार, लिंग आदि के आधार पर भी बाजार वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था बाजार वर्गीकरण करके किसी एक या अधिक बाजारों का चुनाव कर सकती है। उन्हीं बाजारों की आवश्यकता के अनुरूप अपना विपणन कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। वस्तु विविधीकरण कार्य, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फंक्शन। प्रत्येक संस्था ऐसी वस्तुओं का निर्माण या विक्रय करना चाहती है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं सरल ढंग से पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था अपने वस्तु की दूसरी संस्थाओं की वस्तु से भिन्न पहचान भी बनाए रखना चाहती है। अतः प्रत्येक संस्था को अपनी वस्तु में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन या सुधार करना ही होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी ग्राहक परिवर्तन चाहते हैं। तो इन सब कारणों संस्थाएं अपनी वस्तु के रंग, रूप, आकार, किस्म, डिजाइन आदि में परिवर्तन भी करती है। कभी कभी उनके पैकेजिंग, लेबल या मूल्यों में भी परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान परिवर्तनशील युग में कोई भी संस्था बाजार में तब तक नहीं टिक सकती जब तक कि वस्तुओं का में कुछ न कुछ नयापन नहीं दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ नया देखना चाहता है। इसलिए
इसलिए आजकल सभी संस्थाएं तकनीकी बाजार अनुसंधान के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। प्रोक्टर कैम्पबेल का कहना है कि वह किसी भी नई वस्तु बाजार में तभी प्रस्तुत करेगी जबकि वह वस्तु किसी महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रतिविध वस्तु की तुलना में अच्छी है। कंपनी का मानना है कि जब तक किसी वस्तु में कोई विशेष बात न हो तो किसी भी जमे हुए बाजार में अपनी स्थिति बनाना बहुत कठिन होगा। इस स्थिति में वस्तु विविधीकरण पर ध्यान देना परम आवश्यक है। इसलिए आधुनिक युग में ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। पांचवा कार्य मूल्यांकन कार्य, इवैल्यूएशन। विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य मूल्यांकन कार्य है। विपणन में होने वाली विनिमय या क्रय विक्रय का लाभ लागत विश्लेषण करना ही मूल्यांकन है। इसी विश्लेषण के आधार पर वस्तु के उचित मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वस्तु से ग्राहकों को उस मूल्य के चुकाने से कितना लाभ या हित हो रहा है। यदि चुकाए जाने वाले मूल्य की तुलना में ग्राहकों को लाभ या हित कम हो तो वस्तु क्रय करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवसाय को अपनी लागतों में कमी करके या लाभों की दरों में कमी करके मूल्यों को कम करना होगा। किंतु यदि वस्तु के लिए चुकाए गए मूल्य की तुलना में ग्राहकों को लाभ अधिक होता है तो व्यवसाय भविष्य में मूल्य वृद्धि भी कर सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। विपणन में मूल्यांकन कार्य के द्वारा सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण भी किया जाता है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि समाज को वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि, वस्तु की मौद्रिक तथा पर्यावरण लागत में कितना अंतर है। यदि संतुष्टि तुलना में लागत अधिक है तो माल की मांग पर विपरीत प्रभाव होगा और संभवतः माल का विनिमय भी संभव नहीं होगा। छठा है विनिमय कार्य। विपणन का अंतिम कार्य माल के विनिमय का कार्य है। एक जमाने में तो विनिमय कार्य को ही संपूर्ण विपणन मान लिया जाता था, किंतु अब विपणन के क्षेत्र के विस्तार के कारण विनिमय कार्य विपणन का एक कार्य ही रह गया है। किंतु विनिमय कार्य भी एक व्यापक कार्य है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं। पहला, क्रय तथा संयोजन कार्य, बाइंग एंड असेंबलिंग फंक्शंस। इस कार्य में माल का क्रय करना सम्मिलित है। कभी कभी कुछ संस्थाएं माल के हिस्से पुर्जे पार्ट्स खरीद कर उनका संयोजन करती तथा माल तैयार करती है। इस प्रकार मध्यस्थ व्यापारी विभिन्न निर्माताओं से भी माल एकत्र करते हैं और छोटे प्रकार व्यापारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये सभी कार्य इस कार्य में सम्मिलित होते हैं। किसमें? क्रय तथा कार्य संयोजन कार्य में। अब है दूसरा है विक्रय, सेलिंग। इस कार्य के अंतर्गत विपणन विभाग माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या करने का अनुबंध करता है। इस हेतु माल का मूल्य तथा विक्रय शर्तों को निर्धारित करना, मूल्य सूचियों का प्रकाशन करना, विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करना आदि इसी विभाग के कार्य हैं। तीसरा, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। क्रय तथा विक्रय कार्य की सफलता के लिए परिवहन का कार्य भी एक आवश्यक कार्य हो जाता है। विभिन्न उत्पादकों से माल एकत्र करने तथा अनेक ग्राहकों को यथासमय माल उपलब्ध करने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो वस्तुओं को स्थान उपयुक्तता प्रदान करता है। विपणन विभाग जल, थल व नभ मार्गों से परिवहन की व्यवस्था कर इस कार्य को संपन्न करता है। माल के परिवहन के लिए बीमा करवाने का कार्य भी यही विभाग करता है। नेक्स्ट है संग्रहण, स्टोरेज। विनिमय कार्य को पूरा करने के लिए विपणन विभाग को माल का संग्रहण भी करना पड़ता है। ये कार्य माल को समय उपयोगिता प्रदान करता है। इस कार्य के अंतर्गत विपणन विभाग माल को उस समय संग्रह कर लेता है जबकि माल की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है। कुछ वस्तुएं एक विशेष मौसम से ही में पैदा होती है, जैसे आलू, सेब, गेहूँ आदि, इनका भी संग्रहण करना पड़ता है ताकि मौसम साफ होने के बाद इनकी आपूर्ति बनाई जा सके। संग्रहण कार्य से माल की मांग में पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग। विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था भी करता है। वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, उसका संग्रहण करने तथा विपणन विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए पड़ती है। ये विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकताओं से अवगत करवाता है, उनसे वित्त प्राप्त करता है। कभी कभी ये विभाग सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है जोखिम उठाना, रिस्क बीयरिंग। विपणन कार्य में भी जोखिम होती है। माल के नष्ट होने, माल की मांग में परिवर्तन होने, उधार की वसूली न होने, आग लगने, बाढ़ आने आदि कारण विपणन विभाग को जोखिम उठानी पड़ती है। कुछ जोखिम का तो बीमा करवाया जा सकता है किंतु सभी जोखिम का बीमा करवाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सभी को ही जोखिम का भार उठाना पड़ता है। अतः विपणन विभाग जोखिम उठाने तथा उसे कम करने का कार्य भी करता है। प्रमाणीकरण एवं श्रेणीयन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग।
विपणन विभाग का एक कार्य वस्तुओं का परमाविकरण और श्रेणी करना भी है। परमाविकरण के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण के लिए परिमाणात्मक परमाणु निर्धारित किए जाते हैं ताकि उन्हीं परमाणुओं के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। इस श्रेणी के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म तथा उनके गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। दोनों कार्यों करने से वस्तुओं को पहचानने तथा मूल्य निर्धारण करने में सुविधा होती है। वस्तुओं का नामकरण या पैकेजिंग। जब कोई विपणन विभाग अपनी संस्था द्वारा निर्मित या संयोजित वस्तुओं का विक्रय करता है तो उस विभाग को उन वस्तुओं का नामकरण और उनकी पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। नामकरण में वस्तुओं के नाम या ट्रेडमार्क को निर्धारित किया जाता है। पैकेजिंग के द्वारा वस्तुओं के रूप रंग व किस्म में सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वस्तुओं को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। कभी कभी पैकेजिंग का उद्देश्य वस्तुओं को छोटी मात्रा में उपलब्ध कराना भी होता है और पैकेजिंग से वस्तुओं के उपयोग में मितव्ययता लाई जा सकती है। ये विभाग पैकिंग कार्य भी करता है जो पैकेजिंग से भिन्न है। पैकिंग कार्य माल के परिवहन या ले जाने की सुविधा के लिए किया जाता है। पैकिंग कार्य विपणन के ये प्रमुख कार्य है जो विपणन प्रक्रिया को प्रकट करते हैं, किंतु विनिमय कार्य के साथ ही विपणन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। ये तो निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इससे पुनः विपणन, संचार, वस्तु विविधीकरण, बाजार विश्लेषण आदि के कार्य निरंतर रूप से किए जाते हैं और विपणन कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने का क्रम जारी रहता है। इस प्रकार विपणन विभाग के ये कार्य हैं जिनको अपन विपणन के कार्य भी बोल सकते हैं। इन कार्यों के आधार पर एक प्रबंधक या एक संस्था का मालिक या स्वामी इन बातों पर ध्यान देकर अपने संस्था के विपणन कार्य का अच्छी तरीके से संपन्न कर सकता है। यानी वो मार्केटिंग पे ध्यान देकर अपने संस्था के अस्तित्व को प्रभावीशील बना सकता है, अस्तित्व को बनाए रख सकता है। विपणन कार्य ऐसे कार्य हैं जिन पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ग्राहक की आवश्यकताएं, रुचियाँ बदलती रहती है और मानव एक गतिशील प्राणी है, परिवर्तनशील प्राणी है। उसकी कब कौन सी इच्छा कब बदल जाए, कब आवश्यकता बदल जाए, कब उसकी रुचि में परिवर्तन हो जाए, उनका ध्यान रखते हुए क्योंकि उसको बाजार का अनुसंधान करना पड़ेगा, बाजार अनुसंधान विश्लेषण करना पड़ेगा ताकि उस ग्राहक की बदलती हुई आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों के अनुरूप अपने वस्तुओं का उत्पादन करके विपणन कार्य करे, जिससे संस्था में विपणन कार्य में कोई कमी नहीं रहे और संस्था अपने लक्ष्य को गतिशील बना रख सके और उनको पूरा कर सके। धन्यवाद।